अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है आहद, मुसन्निफ़ा हैं सोफिया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 29। वाहिद ने मूँछों को बल देते हुए मौलवी अब्दुल रहीम की तरफ देखा। अब्दुल हादी के जाने के बाद से वो बेचैन थे। उसे लगा मौलवी मर जाएगा आज। उसे उन पर तरस आया। सो जा मौलवी, उसने मशवरा दिया। मौलवी अब्दुल रहीम ने जैसे सुना नहीं, इधर से उधर चक्कर लगाते रहे। कुछ देर बाद मुसल्ला बिछाया, चंद नवाफिल अदा किए, मुसल्ले पे बैठे रहे, तस्बीह करते रहे, दुआएं मांगते रहे। फिर बिस्तर पर जाकर लेटे और चंद मिनट बाद उठकर फिर चक्कर लगाने लगे। जब वो पैदा हुई थी तो अम्मा मर गई थी मेरी। 10 साल का था मैं। अब्बा काम पे जाता था तो मैं ही उसे संभालता था। उसकी माँ बन गया था। जान थी मेरी उसमें। वो भी बड़ा प्यार करती थी मुझसे। वाहिद के चेहरे पर जो रंग आए थे पहले कभी न झलके थे। मौलवी अब्दुल रहीम के कदम बेइख्तियार थमे। बड़ा हंसती थी मेरी बहन। स्कूल कॉलेज की हर बात मुझे बताती थी, लेकिन एक बात नहीं बताई और हंसना छोड़ दिया। वाहिद की आंख जो नम हुई तो पहले कभी यूँ ना भीगी थी। मौलवी अब्दुल रहीम के कदम बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़े। और पता है मौलवी क्या हुआ? एक दिन उसने जहर पी लिया। मौलवी साहब का दिल रुका। उन्होंने वाहिद के कंधे पर हाथ रखा। बच गई मगर पहले जैसी ना रही। आखिर मैंने भी जहर पीने की धमकी दी तो मुंह खोला। वो कमीना जो मरा था मेरे हाथ से, पैसे मांगने पे ना मरा था, अपने करतूत पे मरा था। वो ब्लैकमेल करता था मेरी बहन को। सहेली धोखे से ले गई थी एक दफ़ा मेरी बहन को उसकी दुकान पे। वहाँ उस कमीने ने। वाहिद रुक गया। मौलवी साहब अधूरा जुमला समझ गए। उन्होंने उसका सर अपने सीने से लगाया। वीडियो बना रही थी उसने। तंग करता था मेरी बहन को। मार दिया, इसी काबिल था वो हरामखोर। वाहिद ने सर उनके सीने से हटाकर ऊंचा किया। उसे पछतावा नहीं था। मुजरिम वो था, कातिल तुम बन गए। ऐसा क्यों किया अब्दुल वाहिद? पुलिस के पास आते, कानून का दर खटखटाते। कौन सी पुलिस, कौन सा कानून? वो जो आपको और उस लड़के को सज़ा दे रहा है। हम 3 में से 2 बेगुनाह हैं। समझ जाएं कि हर जेल में कितने बेगुनाह होंगे और कितने असल मुजरिम। ये महकमे देते क्या सज़ा उस हरामखोर को? मैंने खुद गला काट डाला। उस सहेली को भी मार देता मैं, मगर गिरफ्तार हो गया। वाहिद को ये गम था। लेकिन इस बदले का नुकसान भी तो तुम्हारी बहन को हुआ। अब कौन है उसके पास? एक बूढ़ा बाप जो खुद बिस्तर पर पड़ा है। तुम यहाँ हो, तुम्हारी बीवी भी छोटे बच्चों के साथ। अब वो दोनों ज़्यादा गैर महफूज नहीं? मौलवी साहब को अपनी बेटी भी याद आई। बीवी का गम नहीं, पहले भी तंग ही रहती थी मुझसे। बच्चों को लेकर चली गई मैके। बहन की फ़िक्र है, पर समझा दिया उसे। जी बड़ा करे कोई मैली आंख से भी देखे उसकी तरफ तो बता दे उसे कि भाई आज़ाद होकर सबसे पहले उसी हरामखोर का गला काटेगा। वाहिद ने सीना फुलाकर कहा, लेकिन जानता वो भी था कि ये तो दिल के बहलावे हैं। ना तो कभी चिड़िया सी दिल वाली बहन ने डरना छोड़ना है, ना ही शायद वो कभी इन सलाखों से बाहर जाने वाला था। मेरा वकील आएगा तो तुम्हारे लिए भी बात करूँगा। मौलवी साहब ने उसके कंधे पर हाथ फेरकर उठते हुए कहा। वाहिद को उनकी मासूमियत पर प्यार आया। उनका वकील उनका केस ही ईमानदारी से लड़ ले तो बड़ी बात है। वाहिद को तो बड़ा ही कोई मक्कार शख्स लगता था वो। और वैसे भी वाहिद की बताई गई कहानी पे उसका केस बहुत कमज़ोर था और सच बताकर केस उसे लड़ना नहीं था। उसे अपनी बहन का नाम इस केस में चाहिए ही नहीं था। वो कभी उसका नाम ज़ुबान पर ना लाता अगर मौलवी अब्दुल रहीम की हालत उसे मजबूर ना करती। नेक परहेजगार शख्स का साथी चला गया था आज। एक नजस गुनहगार कातिल के साथ अकेले रह गए थे वो। कैसे रात बीतती उनकी। वाहिद ने उनकी रात की नींद का एहतमाम किया था। रिफ़त ने चाय थर्मास में उंडेली। ढक्कन लगाकर थर्मास बाबर के हाथ में थमाया और पसीना पोंछते हुए मोमिना को आवाज़ दी, 8 ग्लास चावल निकाल के लाओ, मैं चुनती हूँ, तुम सालन चढ़ाओ। अम्मी कोई लंगर खोल लिया है क्या हमने? अम्मी के हाथ से परात पकड़ते हुए बड़बड़ाई। अम्मी ने घूर कर उसे देखा। दुआ करो बैल मिल जाए। अम्मी ने वही जुमला बोला जो आजकल सबके मुंह पे था। दुआ तो वो भी बहुत कर रही थी, मगर अभी तो स्टोर में पड़ी बोरी का मुंह खोलते हुए बड़बड़ा रही थी। हमारे बैल चोरी हुए और सबकी दावतें हो गई। पागल करके रख दिया है। चावल निकालकर बोरी का मुंह बंद किया। बाहर निकली तो पुप्पो फिरदौस और मेहरताब बरामदे के सोफे पर बैठी नजर आईं। शुक्र है मेहर आ गई, सालन तो इसी से पकवाऊंगी। उसे सुकून हुआ। मसरूफियत ही ऐसी थी कि किसी को पल भर की फुर्सत ना थी। अम्मी, वो और आसिया चाची सुबह से जो बावर्ची खाने में जाती तो वहीं की हो रहती। इरम को तो फिर छोटे बच्चों के बहाने आराम मिल जाता। पुलिस, प्यारी, आसपास के जिम्मेदार हर वक्त औताक में आ जा रहे थे। घर भर के सबसे बड़े बड़े देगचे और परातें निकल आई थीं।
तीनों वक्त औताक पे 10-10, 15-15 बंदों का खाना चाह रहा था और चाय के थर्मास तो सारा दिन भर भर कर जाते। थोड़ी देर बाद फिर पैगाम आ जाता कि 5 कप चाय भेजो, 7 कप चाय भेजो। चौधरी साहब सुबह फजर अदा करते ही घर से जो निकलते तो रात गए वापस आते। सुलेमान, चाचू और हुमायूं के पास पल भर रुककर किसी की बात सुनने की फुर्सत ना थी। नी आसिया, दे खबर, मेरे वीरां दे टग्गे लब्बे, मेरे भाइयों के बैल मिले या नहीं? पुप्पो फिर दोस्त के सवाल के जवाब में आसिया चाची ने नफ़ी में सर हिलाया। अतर ते दसदा पिया सी खुरा लभ गया है, चोरी दी भी सब नू खबर है कि कौन है। अतर तो बता रहा था कि चोर और माल के पैरों के निशान मिल गए, चोर का भी सबको पता है कि कौन है। आसिया और मोमिना ने एक दूसरे को देखा। अगर ऐसा था तो उन्हें नहीं पता था। इस घर के मर्द अक्सर बातें औताक तक ही रखते थे। उस शाम उसने हुमायूं को पकड़ा था, जो कूलर भरवा कर गेट पे खड़े फकरे को देकर वापस आकर दीवार के साथ रखी चारपाई पर बैठ गया था। वो किसी गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा था। ख्याल तो वैसे भी अपना रखता नहीं था। इन 8-10 दिनों की दौड़ धूप में रंग बिल्कुल संवला गया था। हुमायूं, ये हमारे दोनों बैल कितने तक के होंगे? उसने पींग पर बैठते हुए पूछा। वो चौंका, कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। 1.5-2 लाख तक के, और उससे ज़्यादा तुमने इन पुलिस वालों की, खोजियों की और वडेरों की खिदमत में लगा देने हैं। चोर औताक पे दावतें खा खा कर पकड़ा जाएगा क्या? बात कीमत की नहीं, बात माल वापस लाने की है। ज़मींदार का चोरीशुदा माल वापस ना आए तो आगे से भी चोरों की हिम्मत बनती है। हमें हर कीमत पर दोनों बैल वापस चाहिए। इसी में ज़मींदार की शान भी है और चोर को सबक भी। अतहर ने बताया कि चोर का पता चल गया है। उसने गौर से हुमायूं की तरफ देखा। हुमायूं ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपनी बात दोहराई। हाँ, खुरा तो उसी सुबह मिल गया था, हुमायूं ने थके थके से अंदाज में बताया। तो फिर चोर को पकड़ा क्यों नहीं? आए क्यों नहीं अभी तक बैल वापस? आ जाएंगे इंशाल्लाह। हुमायूं, मैं आमिर से बात करूं, उसके डैडी? नहीं, हुमायूं ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। हाथ उठाकर मना किया। मैं, अब्बू, चाचू और तुम्हें यूं परेशान नहीं देख सकती। अब्बू ने भी इजाज़त नहीं दी, तुम भी मना कर रहे हो। हालांकि तुम जानते हो कि आमिर के डैडी की एक फ़ोन कॉल पे अटका हुआ काम फ़ौरन हो सकता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। गुल, पानी पिलाना। मोमिना समझ गई कि वो मज़ीद बात नहीं करना चाहता इस मौजू पे। गुल चेहरा के हाथ से पानी का गिलास पकड़ते हुए हुमायूं सोच रहा था कि यहाँ चोर का किसको नहीं पता होता, मगर पकड़ा कब जाता है। पुलिस चाहती थी कि मुफाहमत हो जाए, उनको माल वापस मिल जाए और वो बंदा भी पकड़ा ना जाए। दोनों तरफ खर्ची पानी चाहिए उनको, जबकि वो और इर्द गिर्द के गोठों के ज़मींदार पुलिस पर मिलकर दबाव डाल रहे थे कि चोर को पकड़कर सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा वो ऐसी जुर्रत ना करे। ताबू, अब्बू या वो मोमिना की ऑफ़र कबूल नहीं कर सकते थे। बेटी का मामला था। बस से उतरकर उसने नहर का रास्ता पकड़ा। लंबा सफ़र, फिर रास्ते की धूल मिट्टी। जब भैंसों की पीठ पर बैठे बच्चों ने उसे देखा तो पहचानने में दिक्कत हुई। फिर चिल्लाए, रामू। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। 2.25 साल में कुछ भी ना बदला था। वही नहर में गोते लगाते बच्चे, किनारे बैठी बर्तन या कपड़े धोती औरतें। हाँ, कुछ बदला तो था। धानी आंचल गायब हो गया था। सेम नाले के किनारे से उतरकर अपनी आबादी की तरफ जाते हुए उसका दिल कुछ लम्हों के लिए रुका। बहुत कुछ बदला था। लालू कोहली अब कभी नज़र नहीं आने वाला था। नफ़रत ही सही, कुछ तो वो उसे दिया करता था। उसके बाद से तो गौर से खाली हाथ वापस जाता था। उसे बाप की याद बुरी तरह आई। उसकी आंखें भर आईं। उसने उन्हें साफ करते हुए बाप की नफ़रत भुलाकर माँ की मोहब्बत को याद करना चाहा। हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर आई। अम्मा का उसको देखकर जो रद्द अमल होगा वो सोचकर ही उसका 2 साल की जुदाई का गम मिटने लगा। उसके कदम तेज़ी के साथ उठने लगे और आगे जाकर पता चला कि 25 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी निगाहों के सामने बेआबाद चटियल मैदान था, ना कोई अपना, ना कोई झोंपड़ी। 25 माह गुजरे थे तो क्या हुआ, वो अपना घर तो नहीं भूल गया था ना। हर चंद की उसकी नज़र बिल्कुल सलामत थी। फिर भी उसने 3-4 बार चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ कुछ भी ना था। उन झोपड़ियों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वो तेज़ी के साथ एक तरफ भागा। दूर से एक बूढ़ा चला आ रहा था। वो जानता था उसे, इसी गोठ का रहने वाला था। वो भागकर उसके पास गया। चाचा, चाचा, मेरी अम्मा, मेरे चाचे किधर हैं सब? क्या मालूम, उसने निगाह चुरा कर कहा और आगे बढ़ गया। अम्मा किधर है तू? उसने बालों में उंगलियां फंसाते हुए दिल ही दिल में माँ को आवाज़ दी। 7 महीने पहले गंगा उससे मिलने आई थी, तब उसने कोई जिक्र नहीं किया था कहीं और जाने का। वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। वो पा बचौलां थे। जब तक वडेरे उन्हें आज़ाद ना करते वो कहीं और जा ही ना सकते थे। उनकी तो नस्लें इसी गोठ में जमकर इसी गोठ में मर गईं। सावन और चंद भी नहीं, किससे खबर लूँ? जुलेखा मासी को खबर होगी। अचानक उसे ख्याल आया और वो उस मैदान की तरफ गया जहाँ मुसलमान हारी रहते थे और हुरा के साथ वाले दर पे खड़े होकर मासी को आवाज़ दी। उस पल उसे हुरा याद आई।
वो होती तो उसकी खुशबू पाकर यहीं कहीं आसपास भटकती दिखाई देती। वो उसे बताती कि उसकी माँ और चाचे सावन और चंद किधर चले गए। कोलियों की पूरी बस्ती कौन सा जिन निकल गया। रामू, जुलेखा माँ से उसे देखकर कुछ हैरान थी। अब्दुल हादी, उसने तस्दीक की थी। जाने क्या बात थी कि अब उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसे इस नाम से पुकारे जिस नाम से अम्तुल अहद उसे पुकारना नहीं चाहती थी। जुलेखा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ, सुनी थी गोट में सबने ये खबर कि रामू मुसलमान हो गया। मासी, अम्मा किधर है? उसने हालचाल पूछे या बताए बगैर सवाल किया। वो क्या खबर, किधर चली गई? मासी मतजब्जब सी दिखाई दी, फिर बड़बड़ाने के से अंदाज में बोली। देख मासी, अम्मा तेरी बहन बनी हुई थी, वो तुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। बता ना मासी, किधर गई मेरी अम्मा? मेरे चाचे, उनके बच्चे सावन और चंद सब किधर चले गए? पुट। मासी ने इधर उधर देखा, फिर उसके और करीब हुई और सरगोशी के अंदाज में जो कुछ बताया वो अब्दुल हादी के हवास मख्तल कर देने के लिए काफ़ी था। फातिमा उसकी वो बहन थी जिससे बात करके वो कुछ पुरसकून हो जाता था, दिल को कुछ तसल्ली सी मिल जाती थी और वह तकदीर के लिखे को कबूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली राह पर कदम धर देता। लेकिन अब कुछ माह से वो फातिमा से जब भी बात करता चंचलाकर कॉल ख़त्म कर देता, और अब तो उसने उसकी कॉल अटेंड करना ही छोड़ दी थी। हमारा तुम पर कोई हक नहीं क्या? तुम्हें हम सब तुम्हारे दुश्मन लगते हैं? फातिमा के इस तरह के मैसेज आते, वो पढ़ लेता और कभी बिना पढ़े ही डिलीट कर देता। वो जानता था कि फातिमा से ज़्यादा ये अम्मी की ख्वाहिश है, मगर वो अब खुद उसे कुछ कहती नहीं थी। शायद वो एहसास जुर्म में मुब्तला थी। उसे दुख होता था अपनी माँ को आंखें चुराते देखकर, लेकिन वो अपना ज़र्फ इतना ना कर पाया था कि आते हुए ही सही वो एक बार उनका हाथ थामकर उन्हें कह देता, इस सब में आपका कोई कसूर नहीं अम्मी, कसूर तो मेरा था जो अपनी माँ से बगावत करके उनकी दुआ लिए बिना घर से निकला था। वो माँ बेटा एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाते थे, और अम्मी ने अब फातिमा को उसके पीछे लगा दिया था। वो अब 10 बातें करके भी घूम फिर कर उसी मौजू पर आ जाती कि शादी कर लो, अपना घर बसा लो। शादी कर ले वो, अपना घर बसा ले वो। कैसे, किसके साथ? कुर्रा अर्ज़ पे कौन सी ऐसी लड़की थी जो अमतल जैसी थी, और जो अमतल जैसी ना थी उसके साथ घर बसाकर भी क्या कर लेता, जो दिल ही उजड़ा रहता। उस सुबह हद ही हो गई। खुरम की कॉल आई थी। बहनोई की कॉल को वो इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए अटेंड कर ली, और फिर सोचा कि गलती ही की। फातिमा ने अब खुरम को भी शामिल कर लिया था साथ। वो भी उसे उन लड़कियों के नाम गिनवा रहा था जो उसके लिए अच्छी जीवन साथी साबित हो सकती थी। उनमें से एक मेहर ताब भी थी। अब बहनोई को वो टोक नहीं सकता था, चिढ़कर काल काट नहीं सकता था, खामोशी से सुनता रहा। चाय की घूंट भरना भी 2 भर हुआ। जैसे ही मोबाइल दोबारा फातिमा के हाथ में गया, वो खफा होकर बोला, पता भी है घर में कितनी परेशानी चल रही है और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी है। पता है, अब्बू ने कहा है कि जल्दी मिल जाएंगे बैल इंशाल्लाह, तुम उनकी फ़िक्र नहीं करो, अपनी करो। मुझे क्या हुआ है असवद, मेरी क्लास है पहली, जल्दी पहुंचना है यूनी, फिर बात होगी। उसने कॉल ख़त्म की, मोबाइल सोफ़े पर फेंका, तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकला तो भी मूड ख़राब था, और लाशऊरी तौर पर वो हर लड़की का जायज़ा ले रहा था। नहीं, अमतल अहद एक ही थी, बस एक ही, उस जैसी कोई और नहीं हो सकती। अमतल, वो झटका खाकर रुका। एक याद, असासा हयात, मताए ज़ीस्त, बस ये नाम। उसी के गिर्द उसका दिल घूमता रहता था, इस दायरे से बाहर नहीं निकलता था। अमतल, कितनी देर से बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं हो? ये आवाज़ कोई याद नहीं, कोई अभाम नहीं, एक हकीकत थी। वो मुड़ा और इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों को देखने लगा। ओ प्लीज़ डोंट कॉल मी अमतुल, बहुत बेजारी के साथ उसके करीब ही खड़ी घुंघराले बालों वाली लड़की कह रही थी। चौधरी असवद हैदर को झटका लगा उस लड़की को देखकर जिसे अमतुल कहकर पुकारा गया था। उसने पिंडलियों तक आती जीन्स और शेल टॉप पहन रखी थी और नाक के नथनों के बीच एक बाली डाली हुई थी। उसे फिर लगा कि वो उस लड़की को पहले भी कहीं देख चुका है। हाँ, उस ग्रोसरी स्टोर में, तब भी तो उसने अमतुल सुना था। फिर क्या कहा करूँ? दूसरी लड़की ने लहक कर कहा। हर बार बताने की ज़रूरत है क्या? उसके लहजे की बेजारी बरकरार थी। ओके एमा डियर, दूसरी लड़की ने हाथ उठाकर माजत भरे लहजे में कहा, और फिर दोनों आगे बढ़ गईं। चौधरी असवद हैदर वहीं खड़ा रह गया। उसी पल उसे याद आया था कि वो उस लड़की को यूनिवर्सिटी में पहले कहाँ और किस हालत में देख चुका था। खोला को वो उदास नस्लों की कोई कहानी लगता था, इम्तिहान दर इम्तिहान जिसके वक्त में लिख दिए गए थे। उसको समझ न आती थी कि वो उसकी किस तरह दिलजोई करे। वो चाहती थी कि कोई मंतर पड़े और उसकी हर महरूमी, हर कमी को फूंक मारकर उड़ा दे। उसके साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी के लिए उठ खड़ी हो। उसके साथ अजीब सा रिश्ता बन गया था। तुम्हें कोई सुराग मिला? सुराग वहाँ तलाश किया जाता है जहाँ आपको बेखबर हो, ना आशना हो। यहाँ तो सारी कहानी नज़र के सामने है, जालिम सामने, गुनाहगार सामने। उसके चेहरे पर बेबसी रकम थी।
میں عمر کوٹ کے DPO کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں، وہ بھی کیا کریں، بغیر کسی ثبوت کے مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ثبوت چاہیے پولیس کو۔ ان وڈیروں کی نجی جیلوں کے بارے میں ان سے زیادہ بھلا کون جانتا ہوگا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر کیا کیجیے کہ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ہر کوئی گھبراتا ہے۔ انصاف کی تلوار بھی غریب کا سر ہی قلم کرتی ہے۔ تم فکر مت کرو، ہم جلد تمہاری فیملی اور باقی لوگوں کو بازیاب کروا لیں گے۔ وہ اس کو حوصلہ اور امید دے سکتی تھی، اس میں اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، مگر دل میں بے حد فکر مند تھی۔ وڈیروں کی نجی جیلوں کی بابت اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، دیکھ رکھا تھا، مگر براہ راست واسطہ پہلی بار پڑھ رہا تھا، اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ صبغت اللہ کے چنگل سے ان 72 لوگوں کو آزاد کروانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ اماں پتہ نہیں کیسی ہوگی، وہ تو پہلے ہی اتنی کمزور ہیں، اب مشقت نے ان کا کیا حال کر ڈالا ہوگا۔ مالا، بھاگن، پارو، جانے وہ درندے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ اسے ماں کی صحت کی فکر تھی تو بہنوں کی عزت، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جاتا تھا۔ صبغت اللہ ان سے خار رکھتا تھا جب سے اس نے اس کے بیٹے اور بھتیجے کے فلیٹ پر جا کر ان پر حملہ کیا تھا۔ وہ اس خاندان کو، ان کی پوری برادری کو سبق سکھانے کو تڑپتا تھا، مگر انہیں قید کرتے ہوئے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں تو ان کے ایک چھورے رام کوہلی کے پیچھے جگدیش مہیشوری جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کا ہاتھ ہے۔ مگر جب جگدیش مہیشوری نے ہی وہ ہاتھ کھینچ لیا تو اب بھلا انہیں کاہے کا ڈر۔ 7 مہینے پہلے جب بھیلوں کی ایک لڑکی ان کے خاندان کے ایک فرد کے منہ پر تھوک کر اس سے اپنا آپ بچا کر بھاگی تھی، اور ان کے چھوکرے ارجن بھیل نے اس شخص کو گالی دی تھی، تو وہ بلبلا اٹھے تھے۔ کوہلیوں بھیلوں کی یہ مجال، ان کی چھوکریاں تو پیدا ہی داسی بننے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے چھوکرے تو دنیا میں آتے ہی غلامی کے لیے ہیں، پھر ان کی یہ جرت۔ کل رام کوہلی اٹھا تھا، آج ارجن بھیل بولنے لگا۔ ان کو سزا دینا لازم تھی، ورنہ کل ہر سر اٹھتا، ہر زبان بولتی، ہر آنکھ بے خوف ہوتی۔ یوں فکر مند ہونے کا فائدہ نہیں، دعا اور دوا دونوں کریں گے۔ خولا نے اس کو نرم لہجے میں دلاسا دیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ خلوص کا پیکر، سلامتی کا پیام۔ میری وجہ سے اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، مگر یہ اب بھی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ کیا کبھی اس کا قرض اتار پاؤں گا میں؟ عبدالہادی اسے دیکھتا چلا گیا۔ سنہری شام میں پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اسی وقت ضامن مصطفیٰ ٹیرس پر آ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے خولا کا ہاتھ اس کے کندھے پہ بھی دیکھا، اور عبدالہادی کا یوں یکٹک خولا کی طرف دیکھتے چلے جانا بھی محسوس کیا۔ انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ اسی وقت خولا نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں مسکرائی تھی۔ ضامن اندر چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد عبدالہادی کو رخصت کرنے کے بعد خولا بیڈ روم میں آئی۔ ضامن لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہے تھے۔ آپ کو برا لگا؟ ہاں، وہ سمجھ گئے تھے کہ خولا نے کس بابت سوال کیا ہے، اور صاف گوئی سے جواب دیا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی تھی، خولا غیر سنجیدہ سے انداز میں بولی۔ ضامن نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، ریئلی میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر کاری ہی نہ کر دیں۔ ضامن کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اس کا بازو تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ بہت آسان لگتا ہے تمہیں یہ لفظ ادا کرنا۔ ان کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھیں۔ بولو۔ انہوں نے اسے جھٹکا دیا۔ خولا کو ان کی طرف دیکھتے ہوئے خوف سا آیا۔ زندگیاں تباہ کر دیتا ہے ایسا لفظ، آئندہ مت بولنا، کہتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ ہی اسے چھوڑا۔ وہ پیچھے کو ہلکا سا لڑکھڑائی، وہ جاتے جاتے مڑے۔ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں خولا، اور اعتبار کرتا رہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں بھی اس لفظ کے معنی سمجھ آئیں گے۔ سنجیدگی کے ساتھ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی۔ سب کو رحیمہ بھابھی اور فاطمہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گھر کے کام ان کی موجودگی میں مسئلہ نہیں ہوتے تھے۔ امی کو تو اپنی توی بھی بہت یاد آ رہی تھی، جس پہ ایک ساتھ 3 روٹیاں پک جاتی تھیں۔ درجنوں روٹیاں بھی بنانی ہوتی تو پریشانی نہ ہوتی تھی۔ تم سب کو ہی تکلیف تھی ہمارے اس باورچی خانے کی۔ امی کو سنانے کے لیے مومنہ ہی ملتی تھی، کیونکہ فاطمہ اور رباب تو تھی نہیں سامنے۔ وہ چپ رہتی۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ کچھ چیزیں بھلے پرانے دور کی لگتی ہوں، ہوتی کارآمد ہیں۔ تندور تو ماں کے بعد ویسے ہی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ماں اور امی مل کر تندور تپاتی تھیں اور روٹیاں لگاتی تھیں۔ اکیلی امی کی اب ہمت نہیں رہی تھی۔ آسیہ چاچی اور ارم چاچی نے کبھی کیا نہیں تھا یہ کام۔ زکیہ کی امی بھی آٹے کی پرات سر پر اٹھا کر اب نہیں لاتی تھیں۔ اب تندور تایا ہوا جو نہیں ملتا تھا۔ بابر کو دے دیا کرے نا پیسے، وہ کالج واپسی پہ ہوٹل سے لے آیا کرے نان یا روٹیاں۔ وہ مشورہ دیتی اور مزید ڈانٹ کھاتی۔ اور طاق پہ 12 بجے دوپہر کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، اور بابر کالج سے واپس آتا ہے 2:30 بجے۔ تو ایسا ہی سلسلہ چل رہا تھا آج کل۔ اوپر سے عامر ناراض ہو رہا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کا حرج کر رہی ہے گھر بیٹھ کر۔ وہ اسے نہیں سمجھا سکتی تھی کہ ماں اور فاطمہ کی موجودگی میں جو لڑکی کوئی کام نہیں کرتی تھی اب بدل گئی ہے۔ زیادہ نہیں تو 3-4 دفعہ چائے بنا دیتی ہے، اور طاق پہ جانے والے برتن نکال دیتی ہے، امی ابو کے کپڑے استری کر دیتی ہے۔
कपड़े तो अंजुमन भी इस्त्री कर देती थी, मगर आजकल उसकी बर्तन धो धो कर मत मारी हुई थी। उसने ऐलान कर दिया था कि उसे ताप चढ़ जाने वाला है, और घर की सारी खवातीन टग्गे मिल जाएं के साथ साथ ये दुआ भी कर रही थीं कि अंजुमन बीमार ना पड़े। जहाँ चाय खाने निपटाने के सिलसिले थे, वहीं गुलचेहरा के मसले कुछ और थे। पता नहीं इनके टग्गे कब मिलेंगे। उसने चिढ़कर किताब खोली, फिर बंद की थी। तुम्हारी पार्टी गुजर जाएगी फिर, बाबर ने हंसकर मजीद चिढ़ाया। गुलचेहरा रोने लगी। उसे बहाना ही तो चाहिए था। पार्टी पे तो नया सूट होना चाहिए ना। अम्मी से कहा तो जवाब मिला, टग्गे मिल जाने दो। हुमायूं भाई से कहा तो वो बोले, टग्गे मिल जाएं तो ले जाऊंगा शहर। ये टग्गे इंसानों से ज़्यादा अहम थे भला। दूसरी तरफ मोमिना को भी आमिर से आज यही सुनने को मिला था। यार, तुम्हें उन बैलों के अलावा कोई बात नहीं आती। वो चुप सी हो गई। कहा तो था तुम्हें कि अपने अब्बू से कहो वो मेरे डैडी से मिलें। एक दिन में मसला हल ना हो जाए तो फिर कहना। उसकी खामोशी महसूस करके आमिर ने ज़रा नरम लहजे में कहा। वो मज़ीद चुप हुई। दिया था उसने अब्बू को ये मशवरा। उन्होंने सर पे पगड़ी रखते हुए बेटी की तरफ देखा था। हल्का सा मुस्कुराए थे, फिर उसके सर पे हाथ रखकर कमरे से निकल गए थे। उसे समझ आ गई थी कि अब्बू बेटी के होने वाले ससुराल अपने मसले लेकर नहीं जाएंगे। वो चौधरी थे, चौधरी जैसी सोच रखते थे। कल उसने फिर ये मशवरा हुमायूं को दिया था। हुमायूं, सुनो ना, मैं कह रही थी कि आमिर के डैडी से बात करो एक दफ़ा। उनकी अप्रोच है ऊपर तक। तुमने ताबू को मशवरा दिया था ना ये, फिर क्या हुआ? वो चौधरी ना था क्या? मान ही ना लें अब्बू और हुमायूं मेरी, और सुलेमान चाचू तो सबसे बड़े चौधरी हैं। उसने सोचते हुए सर झटका और आमिर के साथ चैट में मौजू बदल दिया था। नया सूट ना हुआ तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, गुलचेहरा रोते हुए ऐलान कर रही थी। मोमिना अपनी सोच से बाहर आई, उठकर उसके पास गई। मेरा पहन लेना सूट, जो वाइट कॉटन नेट का तुम्हें पसंद है, भले शॉकिंग पिंक वाला पहन लेना। गुलचेहरा ने आंसू साफ करते हुए मोमिना आपी को देखा, जो कभी अपनी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती थी, अब खुले दिल से ऐसी ऑफ़र कर रही थी। वो बच्ची थी, अभी नहीं समझती थी कि हर इंसान उम्र के हर दौर में मुख्तलिफ मिजाज रखता है। वक्त के साथ मिजाज भी बदलता है। मोमिना का भी बदला था मिजाज। कुछ तब्दीली फातिमा के बाद आई थी। उसे लगता था कि अब इस घर की लड़कियों में वो बड़ी है, उसे छोटी कज़न्स का ख्याल रखना है। कुछ तब्दीली हॉस्टल जाने के बाद आई है, और कुछ मंगनी के बाद। मंगनी के बाद शायद ज़्यादा, क्योंकि अब उसे चौधरी नगर के उस सुरमई गेट वाले बड़े से घर से रुखसत हो जाना था। जैसे ही उसका और अबीरा का मास्टर्स हो जाता, वो इस घर के मकीनों से एकदम बहुत मोहब्बत महसूस करने लगी थी। वाइट मुझे पूरा आ जाएगा? उसने रोई रोई सी आवाज़ में पूछा। नहीं आएगा तो अल्टर करवा लेंगे, मोमिना ने उसे तसल्ली दी। सामने बैठा अब्दुल हादी प्रोफेसर ज़ैद अब्सार को कुंता केंते लग रहा था। कुंता केंती, एलेक्स हेले के नावल रूट्स द सैगा ऑफ एन अमेरिकन फैमिली का प्रोटैगनिस्ट, जिसको अगवा करके यरगमाल बनाकर अमेरिका लाया गया और फिर गुलामी उसकी कई नस्लों का मुकद्दर बनी। यही नस्ल दर नस्ल गुलामी वडेरों, जागीरदारों के मज़ारों, हारियों के स्याह बख्त में थी। ये वो गुलाम थे, उनके बाप दादा गुलाम थे, माँ की गोद का बच्चा गुलाम था, माँ के पेट का बच्चा गुलाम था, उनका एक एक अज़ू गुलाम था। उनको बाकायदा इंसानी मंडी से बोली लगाकर ख़रीदा ना गया था, मगर सलूक उनके साथ वही था, क्योंकि वो कर्ज़ों के बोझ तले दफन थे। वो पा बजौला थे, वो भाग कर कहीं नहीं जा सकते थे। अब्दुल हादी का ख़ानदान भी कहीं नहीं गया था। एक वडेरे की निजी जेल में कैद था। कैद, मुशक्क़त, फिर नाकाफ़ी खुराक, ने जाने उनका क्या हाल कर रखा होगा। मेरा मशवरा है कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर नौकरी के चक्कर में पड़ो। ज़ैद ने चाय की ट्रे मेज़ पर लाकर रखी तो प्रोफेसर साहब ने सर झुकाकर बैठे गहरी सोच में डूबे अब्दुल हादी की तरफ कप पढ़ाते हुए कहा। वो चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। खौला बता रही थी कि तुम्हें लाभ भी पसंद है, तुम उसी साइड में क्यों नहीं आते? जी, उसने सर हिला दिया, वरना सच्ची बात तो ये थी कि उस वक्त उसे अम्मा और अपने ख़ानदान और भेल अफराद की इतनी फ़िक्र थी कि जहन किसी और तरफ जाता ही नहीं था। पढ़ाई, नौकरी, मुस्तकबिल, इन सब के बारे में अभी सोचा ना था। अजान का वक्त होने वाला है, चाय पियो, फिर मस्जिद चलते हैं, प्रोफेसर साहब ने कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा, और फिर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पे अजीब सा तासुर उभरा था, वो कश्मकश में दिखाई देता था। जब खौला ने उनसे बात की थी तो वो चंद दिन के लिए अब्दुल हादी को अपने गेस्ट रूम में रख लें, जब कोई मुनासिब इंतज़ाम होगा तो वो चला जाएगा, तब वो उसे मना नहीं कर पाए थे। जबकि जिस लड़के की वजह से वो बाप बेटी इतने बड़े इम्तिहान से गुजरे, पहले उससे मिलना नहीं चाहते थे। उनको डर था कि उसे सामने पाकर कहीं उनका रद्द-ए-अमल अजीब ना हो, कहीं वो उसके साथ रुखाई ना बरत जाए। मगर अजीब बात यह हुई, जब वो हवालात उससे मिलने गए तो उन्हें अब्दुल हादी पहली नज़र में अच्छा लगा था। जब उसे पता चला था कि उसकी वजह से एडवोकेट खौला बिनते ज़ैद के साथ क्या कुछ गुजर चुका और अब वो अपना घर ख़राब करने जा रही थी, तो किस कदर परेशान हुआ था।
उसके चेहरे के तासुरात से प्रोफेसर साहब ने उसके इखलास का अंदाज़ा लगा लिया था। जाना नहीं चाहते? प्रोफेसर साहब ने नरमी से पूछा। नहीं, उसने साफ कोई से जवाब दिया। मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। मैं फ़र्ज़ अदा करने में हमेशा नाअहल रहा हूँ, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। प्रोफेसर साहब कुछ देर उसका चेहरा देखते रहे, फिर उसका कंधा हल्का सा दबाकर सैयद के हाथ से टोपी लेकर चले गए। सैयद भी उनके साथ हो लिया। वो वहीं बैठा रहा, बैरूनी बागीचे में। 3 बरस पहले वो एक गर्म सी उदास सी दोपहर चल रही थी। त्यो हैकल भगवान, जिसे एक दरख्त के नीचे ऊंचा चबूतरा बनाकर बिठाया गया था, उस दिन दूध से नहा रहा था, पाक हो रहा था। उस दिन उस आश्रम की यात्रा करने वाले गायत्री देवी की तरफ से खाना खाने वाले थे। अमतुल ने सारा अमल खामोशी के साथ देखा, और जब एक छोटे से कमरे में पड़ी मोतियों की लड़ियों से सजी छोटी छोटी मूर्तियों के सामने अपनी माँ को झुकते देखा तो रह ना पाई और बाहर निकल आई। वो आश्रम के अहाते में राम को तलाश करने लगी। उसकी आंखों की सतह नम थी। उस दिन तुलसी को पानी देते हुए बेटी की कोशिश देखकर मम्मी ने भी अपनी कोशिशें बढ़ा डाली थीं। मुट्ठी के 4 मंदिर और फिर ये आश्रम, सुबह से वो उसे लिए दौरे पर थीं। वो हर मंदिर में पड़ी हर मूर्त को ढा देना चाहती थी, चिल्ला चिल्ला कर इंसानों को बताना चाहती थी कि वो किस घाटे में पड़े हैं, मगर कपकपाती ठोड़ी और खामोश जुबान लिए सारा अमल देखती रही। एक अमतल देख रही थी तमाशाए दुनिया और मोहर बलब थी कि मसलहत यही है। उसे राम नज़र आ गया था, एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा। वो उसके पास आ खड़ी हुई। गर्म दोपहर में हवा का खुशगवार झोंका लगी उस पल वो राम कोहली को। तुम नहीं करते ये सब? क्या पूजा प्रार्थना वगैरह? नहीं। उस दोपहर भी उसका जवाब मुख्तसिर और यक हरफी था। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? उसकी आंखों में चमक आई थी। हाँ। तुम भी इन पत्थरों से बेजार हो राम? हाँ। ये सच था, उसने कभी किसी पत्थर के आगे माथा नहीं टेका था, कभी किसी सनम से कुछ नहीं मांगा था, वो कभी बुतप्रस्त नहीं रहा था। वाकई वो पूरी उसकी तरफ मुड़ गई थी। राम कोहली उसे बता नहीं पाया था कि उसका दीन धर्म ईमान खुदा तो ये लड़की है जिसके चेहरे पर उस वक्त एक हाँ सुनकर रौनक आ गई थी। हाँ, उसने एक और हाँ से उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की रौनक को जिला बख्शनी चाहिए। फिर तुम मुसलमान हो जाओ। वो लड़की प्रोफेसर ज़ैद अब्सार जितना सब्र न रखती थी। कभी नहीं। भले उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की रौनक राम कोहली को बहुत अजीज़ थी, मगर झूठा कोई लफ्ज़ अदा करके उस चमक और रौनक को बरकरार नहीं रख सकता था वो। ऐसा ही हूँ मैं अमतुल अहद, ना तुम्हें खुशी दे सका, ना ही उन लोगों को जो मेरे कुछ नहीं लगते, मगर मेरी वजह से बहुत कुछ सहकर भी मुझे मुस्कुरा कर देखते हैं, मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं, मेरे लिए सोचते हैं। मैं कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, मगर दे देता हूँ। अभी प्रोफेसर साहब का चेहरा कैसे उतर गया था जब मैंने मस्जिद जाने से इनकार किया। मौलवी अब्दुल रहीम का चेहरा भी यूं ही उतर जाता था जब नमाज अदा करने से मना कर देता था। मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होता वो काम जो मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं मानता। बन गया मैं अब्दुल हादी तुम्हारे चाहने पर। ये दीन धर्म तो बस दिल की तसल्ली के लिए है। किन ख्यालों में हो भाई? खौला ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो चौंका। उसे गाड़ी के आने और रुकने का पता ही नहीं चला था। एडवोकेटा खौला बिनते ज़ैद के पीछे एक और लड़की भी खड़ी थी और मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ। इससे मिलो, मेरी सिस्टर इन लॉ मुर्क मुस्तफ़ा। खौला ने तारुफ करवाया और फिर अब्दुल हादी का तारुफ करवाने लगी थी कि मुर्क खुद ही बोल पड़ी। और ये आपका क्लाइंट अब्दुल हादी। खौला हंस दी, जबकि अब्दुल हादी ने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। वैसे अब ये मेरा क्लाइंट नहीं, खौला बोली। अब्दुल हादी ने एकदम सर उठाकर उसे देखा। खौला के होंठों पे अभी भी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में नमी थी। खौला ने भी उसी पल उसे देखा। जो भी है हैंडसम। मुर्क ने खौला के कान के पास सरगोशी की। खौला फिर हंसी, जबकि अब्दुल हादी ने उस पर से निगाहें हटाकर फिर सर झुका लिया। आई हेट दिस आउटडेटेड फैशन नेम। चौधरी असवद हैदर ने उसे अपने नाम से बेजारी का इजहार करते तब भी पाया था जब वह अपनी फ़ाइल बाहर लॉन में ही भूल आई थी और उसने उठाकर उस तक पहुंचानी चाहिए थी। तब उसने उसे उसके पूरे नाम से, जो कि फ़ाइल पे लिखा था, उससे मुखातिब किया था। उस लड़की ने भमें चढ़ाए उससे फ़ाइल ले ली थी। यू कैन कॉल मी एमा। उसने लड़की को गौर से देखा था। देख तो वो उसे शऊरी लाशऊरी तौर पर उस दिन से रहा था जिस दिन से उसने उस लड़की को उसके नाम के साथ जाना था। वो कैसी लड़की थी जो कह रही थी कि उसे अमतुल ना कहा जाए, और एक वो लड़की थी जिसने अमतुल बनने के लिए जान दे दी। कितना फ़र्क था दोनों में। हाँ ठीक है, ऐसी लड़की को वाकई अमतुल नहीं कहना चाहिए। ये इतना अच्छा नाम डिज़र्व ही नहीं करती। उस वक्त वो उसे कहना चाहता था। मैं तुम्हें अमतुल कहना भी नहीं चाहता क्योंकि तुम अमतुल नहीं हो, तुम अमतुल हो ही नहीं सकती। वो उसे उस नाम से पुकारना नहीं चाहता था, लेकिन घुंघरियाले बालों वाली वो लड़की खुद अपने नाम से बेजार क्यों थी उसे समझ नहीं आई थी,
اور بہت دن بعد جب اسے نہیں پتا کیوں مگر چلتے چلتے اس نے اسے کافی کی دعوت دے دی تھی۔ وہ بظاہر سوچ میں پڑی تھی مگر جلد سر ہلا کر اس کی آفر کو قبول کیا تھا۔ اس دن اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس نام سے بیزار ہی نہیں نفرت کا اظہار بھی کرتی تھی۔ آئی ہیٹ دس آؤٹ ڈیٹڈ فیشن نیم۔ اسے وہ لڑکی بری لگی تھی۔ ایک وہ تھی امت الاحد جس نے اس نام کے لیے جان دے دی۔ تم جانتے ہو اسود، اتنے برسوں بعد تم نے مجھے امتل کہہ کر پکارا تھا نا، امت الاحد کو زندہ کر دیا تھا تم نے۔ ایک وہ تھی امت الاحد جس نے اس نام کے لیے جان دے دی۔ ایک یہ تھی امت الشکور جسے اپنا نام اولڈ فیشنڈ لگتا تھا، آؤٹ ڈیٹڈ لگتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کافی پینے آیا تھا مگر اب جی چاہ رہا تھا کہ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلا آئے۔ وہ اسے بری لگی تھی اور مزید بری اس دن لگی جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک استاد کی بیٹی ہے۔ اتنے معتبر باپ کے کسی گناہ کی سزا تھی کیا وہ؟ اتنے حیادار باپ کی بیٹی دوپٹے سے بے نیاز عریاں لباس میں یونیورسٹی میں گھومتی پھرتی، اس کا گہرا گلا، ذرا سا بازو اونچا کرنے پہ ٹاپ میں سے جھانکتی ناف، دمکتی پنڈلیاں، پتہ نہیں کس کس کا ایمان ڈگمگانے لگتا۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کے بعد وہ سوچتا جانے کون سا احساس کمتری اسے اتنا نیچے گرنے پر مجبور کرتا تھا، کون سی خواہشیں اس کے نفس کو قفس میں قید کر لیتی تھیں۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ چاہتا تھا مگر جب جب کوئی اسے ایما یا ایمی کہہ کر پکارتا اسے امتل اپنی امتل شدت سے یاد آنے لگتی۔ جب جب کاریڈور میں، لیب میں، لان میں، کینٹین میں، آڈیٹوریم میں یا کہیں بھی اس کے قابل اعتراض حلیے پر نادانستگی میں نگاہ پڑ جاتی تو اسے اس کے باپ پر بے تحاشا رحم آنے لگتا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو غور سے نہ دیکھا تھا، اس نے صرف ایک چہرے کو غور سے دیکھا تھا، بس پھر کچھ اور دیکھنے جوگا نہ رہا۔ مگر یہ لڑکی، وہ شعوری لاشعوری طور پر اسے دیکھنے لگتا، وہ کہیں بھی جا رہی ہوتی وہ اس کے پیچھے چل پڑتا۔ وہ امتل نہیں تھی، وہ کہیں سے بھی امتل جیسی نہ تھی، پھر کیوں؟ بارش کے بعد ہر شے دھلی دھلی سی، نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ ہر پودے کے پتے سبز کا الگ ہی شیڈ دے رہے تھے، ہر پھول بہار دکھا رہا تھا۔ آنکھوں کو یہ منظر بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے وہاں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے اسی چھوٹے سے باغیچے والے گھر میں مقیم تھا۔ ایک درخت کے تنے سے گلہری اتری اور پھر منہ میں کچھ دبائے ایک پودے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس باغیچے میں پرندے بہت آتے تھے، شاید اس کی وجہ ثروت زیاد تھی، وہ ان کی ضیافت کا اہتمام جو کیے رکھتی تھی۔ اس کی زندگی کا بڑا حصہ محل جیسے گھر میں گزرا تھا مگر جو زندگی اس چھوٹے سے باغیچے میں محسوس ہوتی تھی وہ وہاں کبھی محسوس نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ وہاں زندگی اداس رہتی تھی۔ ہاں، وہاں امت الاحد اداس رہتی تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر اسے وہ منظر بھی یاد آیا جب اس نے امت الاحد کو عہد سے کچھ مانگتے پایا تھا۔ زید، ارے بھائی زید کہاں ہو؟ ذرا کرسیاں تو باہر رکھوانا۔ پروفیسر زید ابصار ملازم کو پکار رہے تھے مگر وہ آیا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب زید نہیں آیا تو وہ خود کرسی اٹھا کر گیٹ سے باہر لے گئے۔ اس سے رہا نہیں گیا، وہ باہر نکلا اور لان میں پڑی کرسیوں میں سے 2 اٹھا لیں۔ اسی اثنا میں پروفیسر صاحب دوبارہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ارے تم، ایک تو یہ زید بھی نا، راجہ اندر ہے بھائی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ ایک کرسی باہر لاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کے انداز میں غصہ نہیں تھا، جھنجھلاہٹ نہیں تھی، ایسا جیسے کسی ملازم کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ اس نے کرسیاں لا کر بیرونی باغیچے میں رکھ دیں۔ شکریہ، پروفیسر زید ابصار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ ایک اور کام کرنا برخوردار، بچے آ جائیں تو ذرا ناشتہ تو ہمیں سرو کر دینا۔ جی، اس نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور اندر چلا آیا۔ اٹھ گئے بیٹا؟ بیٹھو میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ سروت اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ پروفیسر صاحب کے مہمانوں کے لیے ناشتہ لے جانا ہے، اس نے اطلاع دی۔ او اچھا، بس کچھ دیر بیٹھو تم یہاں۔ انہوں نے آملیٹ کے لیے ہری پیاز کاٹتے ہوئے کچن چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ صبح زید جب نماز کے لیے نکلنے لگے تو تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر رک گئے، آملیٹ کا امیزہ پھینٹتے ہوئے سروت کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ وہ انہیں کہہ نہیں پایا کہ اسے عجیب لگتا ہے ایک ایسی ذات کے سامنے جھکنا جس کا تصور ہے اس کے پاس نہ ہی کوئی شبیہ۔ جب کبھی وہ امت الاحد کو چپکے چپکے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتا تھا، مسکراتے دیکھتا تھا، روتے دیکھتا تھا تو بھی اسے عجیب لگتا تھا۔ ایسا نہ تھا تو اس کا کبھی اپنے بھگوان کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ تمہارے دل میں اگر کوئی سوال ہیں، شبہات ہیں تو زید سے ڈسکس کر لیا کرو، تمہیں اچھا لگے گا، سروت سادگی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اسلام ایک ایسا شخص ہی پڑھا سکھا سکتا ہے جس کی لمبی داڑھی ہو، ڈھیلا ڈھالا سا چوگا ہو، سر پر ٹوپی یا پگڑی ہو، جو ہمہ وقت اسلام اور کفر کی، جنت اور دوزخ کی باتیں کرتا ہو، جبکہ پروفیسر زید ابصار میں ظاہر تو ایسی کوئی علامات نہ تھیں۔ کہاں رہ گئے تھے زید؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ پروفیسر صاحب کے مہمان آ رہے ہیں، انہیں سرو کرنا ہے؟ سروت اب زید پر خفا ہو رہی تھیں جو ابھی کچن میں داخل ہوا تھا۔
बाजी मुझे डांटा ना करें, मेरे नाम का लिहाज कर लिया करें। ज़ैद पे कौन सा असर होने वाला था। महेश्वरियों को आदत है दूसरों का नाम उनकी शिनाख्त छीन लेने की। उसे फिर वो याद आई तो ताज्जुब किया। अब ज़िंदगी यूं ही बसर होने वाली थी। हाँ, महेश्वरियों को आदत है नाम छीन लेने की। एक महेश्वरी राजकुमारी को याद करते हुए वो बड़बड़ाया। किसी ने राम से अमर कर दिया, किसी ने राम से अब्दुल हादी बना दिया। कल तक आ जाएंगे टग्गे घर इंशाअल्लाह। बहुत दिन बाद हुमायूं की आवाज़ में सुकून था। और उनका क्या हुआ? असवद ने पूछा। अभी तो हवालात में है। ज़मींदारों का एक्का था, पुलिस कब तक टाल मटोल करती। गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि चंद दिन तक ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे। देखते हैं, टग्गे आने दो घर। कैसर तो कई दिन से कह रहा है कि उसे इन्वॉल्व करो, मीडिया तक आने दो ये खबर। असवद ने अपने सहाफ़ी दोस्त का जिक्र करते हुए कहा। पता नहीं क्यों ताबू मना कर रहे हैं। हुमायूं की बात सुनकर असवद ने सर हिलाया। तभी उसे सड़क की तरफ झाड़ी से आवाज़ आई थी। देखो मोहसिन, अपनी हद में रहो। चौधरी असवद हैदर ठिठका। इस आवाज़ को वो पहचानता था। ठीक है हुमायूं, घर जाकर बात करता हूँ। उसने कॉल ख़त्म करके झाड़ी की तरफ देखा। वहाँ अंधेरा था। ओ मेरी जान, प्यार में कैसी हद। उसे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। असवद आंखें और कान बंद करके यहाँ से गुजर जाना चाहता था, मगर ऐसा ना कर सका। कुछ दूर से आने वाली आवाज़ एहसास दिला रही थी कि उस लड़की को उसकी मदद की ज़रूरत है। वो आगे ना बढ़ सका और अपने मोबाइल की टार्च ऑन करके रोशनी झाड़ी की तरफ फेंकी। कौन है यहाँ? एकदम बिल्कुल खामोशी सी छाई। फिर एक लड़का झाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। एनी प्रॉब्लम? लड़के को उसकी दखलंदाजी अच्छी ना लगी थी। माथे पर बल डाले वो पूछ रहा था। झाड़ी से एक लड़की निकलकर भागी थी। वो वही थी, अब्दुल शकूर। लड़का उसके पीछे लपकने लगा, मगर असवद ने उसका बाजू पकड़ लिया। लेट हर गो। तुम होते कौन हो हमारे बीच आने वाले? लड़का बाजू छुड़वाते हुए चिल्लाया। मेरा दोस्त है ये। वो भागते भागते मुड़ी और फिर उनके नज़दीक आते हुए बोली। तुम्हारा तो हर लड़का दोस्त होता है। वो लड़का इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला। हाँ होता है, मगर तुम आज से मेरे दोस्त नहीं हो। चलो असवद। वो उसका बाजू थामकर कदम बढ़ाते हुए बोली। असवद ने आहिस्तगी के साथ अपना बाजू छुड़वाया और उसके साथ चल दिया। कागा सबतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनामत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। तू आ गया रामो? उसे लगा आस भरी मुंतज़िर निगाहों ने उससे सवाल किया है। कहने को तो वो कब्र थी, मगर उसके लिए मुजस्सिम सवाल थी। उसकी हकारत ने उस मासूम लड़की को हराम मौत मरने पर मजबूर कर दिया था। उसकी मोहब्बत, उसकी नफ़रत, उसकी हकारत सब जानलेवा थी। हूरा और अमतल आहद, उसकी ज़िंदगी में आने वाले दो मासूम चेहरे। एक वो जिसने उसे टूट कर चाहा, एक वो जिसको उसने टूट कर चाहा। दोनों को उसने क्या दिया? मायूसी, इनकार। मुझे माफ़ कर देना हूरा। उसने चंद फूल उसकी कब्र के सिरहाने रखे और वहाँ से निकल आया। लाल हवेली और उसके पहलू में खड़ी सफ़ेद कोठी वैसी की वैसी थी, शानदार। उसके मकीन वैसे के वैसे थे, सालिम। अल्लाह डनो एक झाड़ी के अकब से नमूदार हुआ तो उसका ध्यान उसकी तरफ हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ा। अल्लाह डनो ने पहले इधर उधर देखकर तसल्ली की कि कोई है तो नहीं। फिर जेब से मोबाइल निकाला। ही डिस, ये देखो। अब्दुल हादी का दिल धक से रह गया। वो मंगल था, हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। ये तस्वीर मुझे दो। उसने अल्लाह डिनो के मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अल्लाह डनो उसकी मदद इसलिए कर रहा था कि वो मुसलमान हो गया था। उसकी मदद करता तो अल्लाह खुश होता। बेफिक्र रहो। अब्दुल हादी ने ब्लूटूथ ऑन करते हुए तसल्ली दी। तस्वीर अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके अल्लाह डिनो का शुक्रिया अदा करके वो वहाँ से चला आया। बस में बैठकर वो बहुत देर तक मंगल की तस्वीर देखता रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखें भीग गईं। एडवोकेट खौला बिन्त ज़ैद को वो तस्वीर व्हाट्सएप करके उसने फिर तस्वीर पर हाथ फेरा। बस कुछ दिन और मेरे भाई। मुर्क तुम ऑर्डर करो, मैं ज़रा अब्दुल हादी का मैसेज देख लूँ। अब्दुल हादी, हाय। मुर्क ने दिल पर हाथ रखा। शॉपिंग के दौरान जिस थकन का इजहार आधे घंटे से किया जा रहा था वो उसके चेहरे से गायब हुई। मेरा सलाम कह दीजिएगा, एक अदा के साथ कहकर वह फूड कोर्ट पर नज़र डालते हुए ऑर्डर देने के लिए उठी। खौला स्क्रीन सामने किए इतनी संजीदा थी कि मुर्क की शरारत भरी बातों पर मुस्कुरा भी ना सकी। मंगल, अब्दुल हादी का कज़न जिसका चेहरा जुल्म की कहानी सुनाता था और जिस्म कहत की। सिबगतुल्ला मुसलसल इनकारी था कि वो 72 लोग उसके पास कैद हैं और किसी तय खाने की दीवार से लगा मंगल सबूत था इस बात का कि वो झूठ बोल रहा है। खौला और अब्दुल हादी को इस सबूत की ज़रूरत ना थी, मगर आला हुक्काम को थी, सिबगतुल्ला जैसे वडेरे पर हाथ डालने के लिए। खौला ने अब्दुल हादी का नंबर डायल किया और उससे बात करने लगी। जब तक फारिग हुई मुर्क वापस आ चुकी थी। हो गई बात? क्या कहता है? ठोड़ी पर हाथ रखे इतनी मासूमियत से पूछा कि खौला को हंसी आ गई। भाभी, वैसे आपका क्लाइंट है बड़ा हैंडसम। ये बात शायद तुम मुझे 3 दफ़ा बता चुकी हो। खौला ने मंगल की तस्वीर कुछ नंबर्स पर फॉरवर्ड करते हुए मुस्कुरा कर कहा।
और बताती रहूँगी जब तक आप नोटिस ना कर लें। नोटिस कर तो लिया, वो हंसी। फ़ायदा ठहराया तो अभी भी आपने उसे बाबा की तरफ है। भाऊ का इतना सजा सजाया गेस्ट रूम किस दिन काम आना है? तुम्हारे भाऊ से पूछो, उन्हें अब्दुल हादी का उस घर में आना कितना अच्छा लगता है। कुछ आके ठहराया जाए। भाव की बात तो छोड़ें आप, एहसास ही नहीं कि बहन शादी की उम्र को पहुंच रही है। इसके लिए भी कुछ सोचना है। खोला हंसने लगी। मुर्क ऐसी बातें करती रहती थी। कोई भी हैंडसम बंदा देखकर आहें भरने लगती थी। सोचें वो गेस्ट रूम की खिड़की में खड़ा हो, मैं लॉन में पौधों को पानी दे रही हूँ। आज तक तो तुमने पौधों को पानी दिया नहीं। आज तक उस जैसा कोई अजनबी मेहमान बनकर आया भी तो नहीं। वो शायराना अंदाज में बोली। खोला को फिर हंसी आई। वैसे सोचने की बात है कि अगर भाव को यह बंदा इतना पसंद नहीं तो वो उसके लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों है? मुर्ख संजीदा हो गई थी। फ़िक्रमंद? खोला ने पास खड़े बच्चे से निगाह हटाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, बाबा साईं से बात की है उन्होंने, अब्दुल हादी की फैमिली को आज़ाद करवाने के लिए। मुर्ख उस दिन बाबा साईं के साथ ही गाड़ी में थी जब बाबा साईं को जामिन भाव का फ़ोन आया था। उनका नाम देखकर बाबा साईं पुरजोश हो जाते थे और बाआवाज़ बुलंद बताते थे कि जामिन का फ़ोन है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे मगर उनकी खुशी दीदनी होती थी। उस दिन भी जब भाव की कॉल आई तो उन्होंने पिछली सीट पर बैठे मुर्ख को मुड़कर इतला दी थी। जामिन का फ़ोन है, और फिर मोबाइल कान से लगा लिया था। उसे उनकी गुफ्तगू से लगा था कि कोई संजीदा गुफ्तगू हो रही है। अचंभे की बात यह नहीं थी क्योंकि भाव उन सबके साथ करते ही संजीदा गुफ्तगू थे, मगर इस बार उनके बीच मौजूद गुफ्तगू कुछ और था। खोला का कोई क्लाइंट है। किसी जागीरदार सिबगतुल्ला ने उनके पूरे ख़ानदान को कैद कर डाला है। जामिन चाहता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। कॉल बंद होने के बाद बाबा साईं उसे बता रहे थे। भाव उन्हें कोई काम कहते तो जाने क्यों उनके चेहरे से मुसर्रत झलकती। अभी भी वो बहुत पुरजोश लग रहे थे और फिर गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। खोला सारी बात सुनकर संजीदा थी। अब क्या खेल खेलने जा रहे हैं जामिन मुस्तफ़ा? थैंक्स। वो पता नहीं कहाँ से निकलकर उसके साथ साथ चलने लगी थी। तुम्हें इतनी रात को इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, वो कहे बिना ना रह सका। किस जगह? वो रुकी तो असवद भी रुक गया। असवद ने उस जगह का नाम लिया जहाँ वो रात गुजर रहा था। नहीं, उस जगह तो मुझे होना चाहिए था, बस मोहसिन के साथ नहीं होना चाहिए था। वो फिर चलने लगी थी। असवद ने भी उसके साथ कदम आगे बढ़ाए। कंगला कहीं का, वो बड़बड़ाई। चलते चलते असवद रुका और उसकी तरफ देखा। एमा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से। एक अमतुल को ऐसा नहीं होना चाहिए। जाने वो कैसे कह गया था। वो उसे अमतुल नहीं कहना चाहता था। वो उसे अमतुल नहीं समझता था। अमतुल जैसी नहीं भी समझता था, फिर भी जाने कैसे। ए चौधरी, मुझे बचा के लिया, हीरो ही समझ लिया खुद को। वो तुनक कर बोली। उसके माथे के बलों से अंदाज़ा होता था कि उसे बात पसंद नहीं आई। मुझे नसीहत वसीहत टाइप लोग पसंद नहीं। नसीहत फसीहत वही करते हैं जो आपका भला चाहते हैं। नहीं, भला नहीं चाहते, बल्कि अपने आप को बड़ा पाक पवित्र शो करना चाहते हैं। वो बेजारी से कहते हुए कृष्ण दास की तरफ बढ़ने लगी। अमतल, असवद फिर पुकार बैठा। प्लीज़ असवद, मेरी मजबूरी ये है कि मेरे बाप ने मेरा नाम अमतुल शकूर रख दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी नाम से पुकारो मुझे। उसका मूड बहुत ख़राब हुआ था। चाहे वो अपने आप को एमा एमी कहती फिरती, मगर जानने वालों के लिए वो अमतुल ही रहती थी, और ना जानने वालों के लिए अमतुल शकूर, कि यही नाम उसकी तालीमी और शनाख्ती दस्तावेज़ात पर था। इसलिए पुकारने वाला तो उसे इसी नाम से पुकारता। असवद वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसे वो एक बार फिर बहुत बुरी लग रही थी। उसने जब पहली बार उस लड़की को देखा था एक दरख्त के पीछे, जब वो उसे जानता भी नहीं था, जब उसका नाम भी नहीं सुना था, तब भी वो उसे बुरी लगी थी, क्योंकि वो विलियम के साथ थी और जिस हालत में थी वो काबिल एतराज़ थी। और फिर जब ग्रोसरी करते हुए उसे देखा तब भी उसके लिए एक आम लड़की ही थी। और फिर जब अमतल सुन लिया तो आम ना रही। वो उस वक्त वो ख़ास आम कुछ भी नहीं लग रही थी, बस बुरी लग रही थी, बहुत बुरी। जबकि एमा को भी असवद की तरफ से मायूसी हुई थी। पढ़े देखे थे ऐसे मुँह के शरीफ उसने। उसका बाप भी ऐसा ही था। उसको अपनी ज़िंदगी में एक और बाप नहीं चाहिए था। वो आज़ाद मंश थी, ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारना चाहती थी। कृष्ण दास का हाथ थामते हुए उसने सोच लिया था कि आइंदा चौधरी असवद हैदर की तरफ देखना भी नहीं। एतबार, ये एक लफ्ज़ उसके जहन से चिपक गया था। जामिन मुस्तफ़ा ने कहा था कि वो उस पर एतबार करते हैं। क्या वो कभी ये लफ्ज़ उनके लिए कह पाएगी? वो आंखें बंद करके उन पर एतबार करना चाहती थी, मगर उन्होंने जो पैरों के नीचे से ज़मीन खींची थी, अब उसी मिट्टी पे जमकर खड़े रहना मुश्किल लगता था। उसे डर लगता था कि कहीं आंखें बंद करे और पाताल में जा पहुँचे। अब होना तो यूँ चाहिए था कि ये जानकर वो खुश होती कि जामिन मुस्तफ़ा के कहने पे बाबा साईं ने अब्दुल हादी की फैमिली को जागीरदार सिबगतुल्ला के निजी जेल से आज़ाद करवा लिया। जो काम पुलिस ना करवा पाई थी वो बाबा साईं ने चंद दूसरे वडेरों को बीच में लाकर खुश असलूबी के साथ मामला निपटा लिया।
بظاہر ایک بڑا معاملہ نپٹا، اسے مطمئن ہونا چاہیے تھا، مگر اسے تو وہم ستانے لگا تھا کہ کہیں ضامن مصطفیٰ اس ہمدردی کی آڑ میں کوئی گہری چال تو نہیں چل رہے۔ وہ رہ نہ پائی تو ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبدالہادی کی فیملی کو اس وڈیرے کی نجی جیل سے کیوں باز کروایا آپ نے؟ ضامن مصطفیٰ نے کتاب پر سے نظریں ہٹائیں، اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی رہے یہاں تک کہ اس کے چہرے سے ہلکی سی سرخی جھلکنے لگی۔ اس رد عمل کی امید تو نہ تھی مجھے۔ وہ مسکرائے اور خولا کو لگا کہ وہ مسکرا نہیں رہے بلکہ اسے چڑھا رہے ہیں۔ پھر کس رد عمل کی امید تھی؟ مجھے تو لگا میرے کندھے پر سر رکھو گی، میرا ہاتھ تھام کر چومو گی اور کہو گی شکریہ ضامن، آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کاش ایسا ہی ہوتا، آپ میرا سر فخر سے بلند کرتے ضامن مصطفیٰ، تو رد عمل آپ کی امید سے بڑھ کر ہوتا۔ مگر افسوس، آپ نے میرا اور میرے باپ کا سر جھکایا تھا۔ اس کا یہ زخم کبھی نہ بھرتا تھا اور نہ ہی اسے امید تھی کہ کبھی بھر پائے گا۔ جب دن نیا چڑھتا ہے، ماہ و سال نئے آتے ہیں، تو باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے خولا۔ وہ تھک چکے تھے، وہ بار بار وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتے تھے اور خولا بھولتی نہیں تھی۔ باتیں تو کئی بار عمر بھر پرانی نہیں ہوتی ضامن مصطفیٰ۔ 29 سال پہلے کی کسی رات کو یاد کر کے 29 سال بعد تڑپا جاتا ہے، بلک بلک کر رویا جاتا ہے، انصاف کی خواہش کی جاتی ہے۔ ضامن چپ ہو گئے تھے، بالکل چپ۔ بتایا نہیں آپ نے کہ عبدالہادی پہ یا اس کے خاندان پہ اتنی مہربانی کی وجہ کیا؟ چل کیا رہا ہے آپ کے دماغ میں ضامن مصطفیٰ؟ وہ پھر اپنے سوال پر آئی۔ کتنی سنگ دل ہو جاتی ہے یہ کبھی کبھی۔ نہیں اکثر، نہیں ہمیشہ۔ انہیں اپنے اور اس کے بیچ کی خلیج گھٹتی محسوس ہوتی تو اگلے ہی پل کئی گنا بڑھتی ہوئی۔ مجھے بابا نے کہا تھا عبدالہادی کی مدد کے لیے، انہوں نے بالآخر جواب دیا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، بابا کو تو آپ نے کہا تھا، مجھے مرک نے خود بتایا کہ آپ نے انہیں فون کیا تھا۔ مجھے بابا نے کہا تھا خولا، انہوں نے بابا پہ زور دیا تو خولا کا احساس ہوا کہ وہ اس کے بابا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ بابا نے ضامن مصطفیٰ سے کہا، ٹھیک ہے، وہ کسی کی مدد کی غرض سے کسی کے بھلے کے لیے جہاں ممکن ہوتا سفارش کر دیا کرتے تھے۔ ضامن مصطفیٰ سے بھی انہوں نے ایک بیمار کے علاج کے لیے سفارش کی تھی، مگر یہ اس کی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ شادی کی رات ضامن مصطفیٰ کا جو چہرہ باپ بیٹی نے دیکھا، اس کے بعد سے تو پروفیسر زید ابصار جیسا خوددار بندہ مر سکتا تھا، مگر ضامن مصطفیٰ سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا تھا۔ مگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو وہ اس شخص پہ اعتبار کرنے لگے تھے۔ اعتبار، اس لفظ نے پھر اس کے گرد سوالیہ نشان بن کر ناچنا شروع کر دیا۔ ہڈیوں کے اس ڈھانچے نے جس پہ سیاہ چمڑی چپکی ہوئی تھی، بار بار پلکیں جھپکیں۔ اس کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، اسے چیزیں دھندلی نظر آتی تھیں اور سب چہرے رامو نظر آتے تھے۔ اب بھی اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑا جوان جو شاید ساون تھا یا ارجن، اسے رامو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اماں، وہ اس کا ہاتھ تھامے بے آواز بول رہا تھا، بے آواز رو رہا تھا۔ رامو، اس کے ہاتھ کا لمس، ہاں یہ لمس اس کے بیٹے کا تھا، کسی ساون یا کسی ارجن کا نہیں تھا۔ وہ مسکرائی، اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تھا۔ اماں، اب وہ اس کے ہاتھ چوم رہا تھا، اس کے سر کو چوم رہا تھا، پھر اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور سسکتا چلا گیا۔ مصطفیٰ امین نے اس منظر سے نگاہ ہٹا کر توجہ باقی لوگوں کی طرف مبذول کی۔ انہیں خواہ اپنا وہ بیٹا یاد آنے لگا تھا جو 11 اولادوں میں سے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ان کا دل خواہش کرنے لگا تھا کہ وہ بھی کبھی بوڑھے باپ کو اسی طرح اپنی باہوں میں لے یا پھر بے اختیار ہو کر باپ کے سینے سے لگ جائے۔ انہیں بھی وہ طاقت اور وہ توانائی چاہیے تھی جو بیٹے کو سینے سے لگا کر یا اس کے سینے سے لگ کر ماں باپ کو ملتی ہے، جیسی طاقت اور توانائی اس بوڑھی عورت کو ملی تھی جو اس حالت میں رہا ہوئی تھی کہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے قابل نہ تھی، مگر اب بیٹے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، اسے باقی سب سے ملتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ملن کا یہ منظر جتنا خوش کن تھا اتنا ہی غمناک کرنے والا تھا۔ ان 65 افراد نے بڑی سزا کاٹی تھی۔ مردوں کو مشقت نے ادھموا کر ڈالا تھا، عورتوں کو مالکوں کی، ان کے احباب کی، ان کے کارندوں کی ہوس نے انسان سے محض بدن بنا کر زندہ درگور کر ڈالا تھا۔ بچوں کو نامکمل غذا نے پنجر بنا چھوڑا تھا۔ جب وہ قید کیے گئے تھے تو 72 افراد تھے، آج ان کے بیچ 7 نہیں رہے تھے۔ وہ اتنا ظلم سہ نہ پائے تھے اور زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو گئے تھے۔ اب آپ سب آزاد ہیں۔ مصطفیٰ امین کے اعلان نے سب کے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑا دی۔ ان کے لیے سامنے بیٹھا جاگیردار دیوتا سمان ہو گیا، جس کی پوجا کرنے کو کہا جاتا تو وہ بھی کر لیتے۔ آخر آزادی جیسا لفظ سننے کی حسرت لیے ان کے خاندان سے کتنے لوگ گزر گئے۔ آپ کو باضابطہ طور پر سندھ ہائی کورٹ سے آزادی کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ آپ نے زندگی کھیتی باڑی میں گزاری، کچھ اور کرنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو۔ آپ چاہیں تو میں زمین کا کچھ حصہ آپ کے حوالے کر سکتا ہوں جسے آپ آباد کریں، اور جو جانا چاہے اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ جب تک آپ فیصلہ نہیں کر لیتے آپ میرے مہمان ہیں۔
عبدالہادی نے مصطفیٰ امین کے چہرے کی طرف دیکھا، جو ایک وڈیرا تھا مگر اس کے چہرے پہ رعونت نہ تھی، انداز میں فرعونیت نہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا شکریہ کیسے؟ 1 گھنٹہ پہلے جب وہ ان کے پاس پہنچا تھا اور ان سے ملتے ہوئے اظہار تشکر کے لیے لفظ ڈھونڈنے لگا تھا، تب انہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس خیر کے کام کی توفیق دی۔ وہ جس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا وہ تو کسی اور ہی ذات کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ ان سب کو آزاد کروانے کا معاملہ اتنا آسان نہ تھا جتنا بظاہر لگ رہا تھا۔ صبغت اللہ اتنا سیدھا بندہ نہ تھا کہ اپنے مقابل کے ایک وڈیرے کے کہنے پہ ان کولیوں بھیلوں کو آزاد کر دیتا۔ یقیناً مصطفیٰ امین کو اثر و رسوخ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے معتبر وڈیروں کو بیچ میں لانے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی لگانا پڑا ہوگا، اور جب اس نے ان سے اس بابت پوچھا تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ عبدالہادی جو پہلے ایڈوکیٹ خولہ بنت زید کا مقروض تھا، اب خود کو پورے خاندان کا مقروض پاتا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑکی کے سامنے کھڑا بارش کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ دراصل دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا جبکہ دیکھ تو وہ وہی ایک منظر رہا تھا جو دوپہر سے نگاہ سے ہٹا ہی نہیں تھا۔ کرشن داس اور امتل شکور۔ اس کی گرفت کافی کے مگ پر سخت ہوئی۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ کیوں غصے میں تھا؟ ایسے مناظر تو یونیورسٹی میں اکثر دیکھنے کو ملتے تھے، پھر وہی منظر اس کی نگاہ سے جاتا کیوں نہ تھا؟ حالانکہ ایسا سین وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر تب اس منظر میں ایک لڑکی تھی، اور اب وہ اتنا ڈسٹرب اس لیے تھا کہ اس منظر میں ایک امتل تھی۔ ارے یہ مس امتل شکور عرف ایما، اس کے متعلق لڑکے بڑے چٹخارے لے کر باتیں کرتے تھے اور ہنستے تھے کہ جب یہ مہجبی شیخو پورہ سے لاہور آنے والی بس پر چڑھتی ہے تو نقاب پوش حسینہ ہوتی ہے۔ لاہور سے یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے نقاب غائب، پھر ہاسٹل پہنچ کر دوپٹہ بھی غائب، اور اب کینیڈا آ کر دیکھو سب کچھ ہی غائب ہوتا جا رہا ہے۔ طلحہ نے کہا تھا ایک بار امتل شکور کے بارے میں۔ اسے اس وقت بھی برا لگا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی کی طرح اسے کسی بھی دوسرے ملک کی لڑکی کو معیوب لباس میں، معیوب حرکت میں ملوث پا کر برا نہیں لگتا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا تھا، مگر کسی مسلمان لڑکی اور بالخصوص پاکستانی لڑکی کو دیکھ کر برا لگتا تھا۔ غیرت پر بڑی چوٹ پڑتی تھی، نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور امتل شکور کے معاملے میں یہ کیفیت کئی درجہ بڑھ جاتی تھی۔ جانے کیوں چودھری اسود حیدر کو حد درجہ غصہ آتا، اشتعال بڑھ جاتا، سارا دن کل بلاتا رہتا، مٹھیاں بھیجتا رہتا، اور آج تو کرشن داس کے ساتھ دیکھ کر اس کا خون کر دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ ایک وہ امتل تھی جس نے دل سے جفا کر لی مگر ایک بت پرست کا ہاتھ نہ تھاما، اور یہ امتل تھی جو شکور کی بندی ہو کر اپنے نفس کے ہاتھوں صنم پرست کی باہوں میں۔ وہ منظر پھر سے فلم بن کر ذہن کے پردے پر چلا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور خون کھولنے لگا، آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا۔ تمہارا فون؟ اویس کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ اس کی طرف اس کا موبائل بڑھائے کھڑا تھا جو وہ کچن کاؤنٹر پر ہی بھول آیا تھا۔ تھینکس، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ فاطمہ تھی۔ بیٹی کی نئی نئی حرکتوں کا، اپنی 3 دن کی بیماری کا حال سنا کر، جرمنی کے موسم اور پاکستان کے حالات پر تبصرہ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹھہر سی گئی تھی۔ اسود جانتا تھا کہ وہ کس موضوع پر آنے کے لیے پر تول رہی ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں فاطمہ، اور دوسری طرف فاطمہ چند لمحوں تک سانس لینے، پلکیں جھپکانے جوگی نہ رہی۔ امی سے کہنا وہ میرے لیے فکر مند نہ ہو اور اس دفعہ مجھے دل سے دعا دیں۔ اسود تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ ہاں، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا فاطمہ۔ فاطمہ نے اب نوٹس کیا کہ وہ خوشی کے ساتھ یہ اعلان نہیں کر رہا تھا بلکہ سنجیدہ تھا، بہت سنجیدہ۔ کون ہے وہ؟ یسریٰ، مہر یا پھر امتل ہے وہ؟ اس نے جلدی سے اس کے اندازوں کی تردید کی۔ دوسری طرف فاطمہ لڑکی کا نام سن کر سن ہو گئی تھی۔ اسے ایک امتل یاد آئی تھی جس کے لیے اس کا بھائی جوگ لیے بیٹھا تھا، اور اب یہ امتل، کیا صرف نام کی وجہ سے؟ کیسی ہے وہ؟ مجھے تصویر بھیجو۔ جلد ہی اس نے اطمینان محسوس کیا کہ چلو نام کے پیچھے ہی صحیح وہ مانا تو۔ تصویر نہیں ہے میرے پاس۔ ہیں؟ وہ ہنسی۔ آج کے دور میں ایک لڑکا یہ بات کر رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اور اب جا کر منال کو دیکھو جو رو رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے تو اب غور کیا تھا کہ اس کی بیٹی رو رہی ہے، ورنہ اس کے حواس تو اس خبر کے بعد ادھر ادھر ہی تھے، اور کون سا اس نے منال کو بہلانے میں ابھی وقت ضائع کرنا تھا۔ اسے تو امی کو ابھی اور اسی وقت یہ خوشخبری دینی تھی۔ ہمایوں کو کچھ لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں، مگر اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ ہمایوں ایسا ہے، بابر ویسا ہے، فاطمہ ایسی ہے، مہر ویسی ہے، سلیمان چاچا ایسے ہیں، سیفی بھاؤ ویسے ہیں۔ چودھری نگر کے اس سرمئی گیٹ والے بڑے سے صحن والے گھر میں کل 17 افراد تھے۔ وہ سب کے بارے میں اتنی باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ ایک ایک فرد کو لمحہ لگائے بغیر پہچان سکتا تھا، اور پہچان تو چودھری سلیمان بھی گیا تھا۔ ایک پرانا منظر اس کی نگاہ کے سامنے چلا تھا۔ اب تم بھی ہماری لڑکی ہو،
तुम्हारी फ़िक्र भी हमें ही करनी पड़ेगी। राजीव राय को तो मारो गोली। अब सुनो, हमारे ख़ानदान के खूबरू हसीन लड़कों में से किसी को चुनने का मौका दिया जाए तो किसे चुनोगी? ये खूबरू हसीन लड़के हैं कौन से? पहले नाम तो बताओ। हुमायूं किसी को उदास रहने नहीं देता था। अमतुल भी हंसती जा रही थी, जैसे कि अतहर, असवद, चौधरी, हुमायूं, सुलेमान। अपना नाम बड़ी शान से लिया गया। बस बस, चौधरी, हुमायूं, सुलेमान और अतहर तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, यानी कि तुम्हारा जवाब हुआ असवद। वो फ़ौरन बोला। जिस तेज़ी से वो बोला था उसी तेज़ी के साथ अमतल अहद ने जवाब दिया था, और चौधरी हुमायूं सुलेमान को सामने आइनों की दुकान में सजे एक आईने में अपना अक्स जो नज़र आया वो बहुत धुंधला था। उसकी समात और बसारत पर बड़ा हमला हुआ था। रंज के ये कैसे दिन चल पड़े थे। अभी तो अपने दिल के टुकड़े उठा रहा था और अभी असवद के ख्वाब, माँ के अरमान, सुर्ख ईंटों वाले घर की तरह सब कुछ ठहर सा गया था। अमतल एक बुत परस्त को दिल दे बैठी थी। उसके तौहीद परस्त होने का यकीन रखती थी। उस वक्त हुमायूं ने माँ और असवद की ख्वाहिश भूलकर उसकी खुशी की दुआ की थी। उसकी दुआ पूरी होने की दुआ की थी। मगर पता नहीं दिल टूटने का सिलसिला कब तक चलना था। जब अब्बू ने सबके सामने कह दिया था कि हुमायूं अमतल के साथ शादी करेगा, तब उसने अमतल से बात की थी। वो सिसक उठी थी। वो कभी मुसलमान नहीं होगा हुमायूं। क्या पता, हुमायूं ने उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। मैंने की है बात उससे। उसके जवाब ने समझा दिया है मुझे कि अमतल अहद बड़ी गलती कर बैठी। एक काफर को दिल दे बैठी। वो काफर इस वक्त उसके सामने अब्दुल हादी के रूप में खड़ा था, और हुमायूं सोच रहा था अमतल अहद ने गलती नहीं की थी, बस वक्त का हिसाब किताब अलग होता है। असवद से मिलना है। सरकार आप बैठे तो सही। हुमायूं ने उताक में बिछी चारपाइयों में से एक की तरफ इशारा किया। वो बैठ गया। उमरकोट से मेहमान आए हैं, चाय पानी भिजवाओ, फिर खाना होगा। इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। मोमिना को फ़ोन पर इतला देने के बाद वो भी सामने की चारपाई पर आ बैठा। मुझे रहीमा अहमद के बारे में जानकर अफसोस हुआ। अब्दुल हादी हथेली पर नज़र जमाए कह रहा था। हुमायूं कुछ पल के लिए चुप सा हुआ, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। हम समझते थे कि वो हमारी माँ भी हैं, मगर अब पता चला कि वो सिर्फ अमतुल की माँ थीं। चली गई उसी के पास। उसकी मुस्कुराने की कोशिश नाकाम हुई थी और आंखें भीग गई थीं। बहुत देर चुप उनके बीच रही। असवद कहाँ है? उसका नंबर कई दफ़ा मिलाया मगर मिला नहीं। वो चला गया है। हुमायूं की उदासी गहरी हो गई। कहाँ? कनाडा। अब्दुल हादी भी उदास हुआ। उसके और असवद के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। उस रिश्ते का नाम अमतल अहद था। वो नहीं जानता क्यों, मगर वो असवद से मिलना चाहता था। उसके साथ अमतल अहद की बातें करना चाहता था। अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ा भी उदास सी हो चली थी जब बाबर की आवाज़ ने दोनों को चौंकाया। बाबर के हाथ में ट्रे थी जिसमें एक जग और 4 गिलास थे। उसने 3 गिलासों में शरबत उंडेला। एक गिलास अब्दुल हादी को पेश किया, एक हुमायूं को, और एक गिलास उठाकर औताक से बाहर निकला और सामने ट्रैक्टर के पास खड़े बंदे को पेश किया। अब्दुल हादी ने देखा वो मर्द अपने हुलिये से हारी नज़र आता था। मैं तुम्हें असवद का नंबर दे देता हूँ, हुमायूं जेब से मोबाइल निकालते हुए कह रहा था। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, मगर निगाहें फिर सामने के मंजर पर जा ठहरी। हारी नज़र आने वाला वो मर्द हंसते हुए बाबर से कुछ कह रहा था, जबकि बाबर कभी गुस्सा दिखाने की कोशिश करता और कभी मुस्कुरा पड़ता। फिर उसने उस मर्द के हाथ से गिलास, जो वो एक ही घूंट में खाली कर चुका था, छीनने के से अंदाज में छीना और औताक में वापस आया। भाई, आपको पता है अजय क्या कहता है? बाबर ने हुमायूं को मुखातिब करके बाहर ट्रैक्टर के पास खड़े मर्द की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहता है? इस दफ़ा हमारा कमाद अच्छा ना हुआ तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। एक और बड़ा ज़मींदार उसे बड़ी ऑफ़र दे रहा है। पिछले 2 सालों से यही धमकी दे रहा है। हमें तो ना दिखाई दिया वो बड़ा ज़मींदार। हुमायूं हंसते हुए कह रहा था। वो लोग इंसान को इंसान समझते हैं, अमतल अहद कहा करती थी, और अब्दुल हादी ने इन चंद मिनटों में देख लिया कि वो सच कहा करती थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। अब्बू, ताबू और चाचू भी आपसे मिलकर खुश होंगे, हुमायूं कह रहा था। अब्दुल हादी मुस्कुराया। सुनो, मुझे बाबर ने बताया कि अब्दुल हादी आया है। औताक में क्यों बिठाया उसे? घर लेके आओ, उससे मुझे भी मिलना है और अम्मी को भी। उसी वक्त मोमिना का मैसेज आया था। वो अब्दुल हादी को घर ही ले जाना चाहता था। फिर ख्याल आया कि शायद तामी पसंद ना करें। मोमिना का मैसेज पढ़कर वो उसे बैठक में ले आया। रिफ़त जहाँ ने नम आंखों के साथ उसे प्यार दिया। असवद को बड़ी फ़िक्र थी तुम्हारी, हमें भी। बेगुनाह बच्चा कैद काट रहा था। उनके लहजे में खलूस था, अपनायत थी। हुमायूं ने देखा वो जो अमतल और उमरकोट और उसके बासियों के जिक्र से चिढ़ जाया करती थी, आज ऐसा कुछ नहीं था। आसिया ने भी आकर अब्दुल हादी को प्यार दिया, और बच्चों को तो किसी दावत की ज़रूरत ही ना थी। सुलेमान चाचू के आने तक वो मोमिना की आंखें दिखाने के बावजूद वहाँ से नहीं हटे। उस शाम अब्दुल हादी जब चौधरी नगर से रुखसत हुआ तो सोच रहा था,
ایسے ہی تو امطلاحت اس نگر اور اس سرمئی گیٹ والے بڑے سارے گھر کے بادشاہوں کی محبت میں مبتلا نہیں تھی۔ وہ جو اسود سے مل کر اور رحیمہ احمد کی تعزیت کر کے گھنٹے کے بعد واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، 4 گھنٹے بیٹھا اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔